हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसा कि आपको पता है, ये जो टॉपिक है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये उसी का टॉपिक है। और जो फर्स्ट यूनिट है कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी के तौर पर इसको पूछा जा सकता है। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए। ओके, देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अ गुड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग शुड हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिस्टम होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर सके, जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उसको अचीव करने में हेल्पफुल हो वो सिस्टम। ठीक है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। यहाँ पे दो ग्रुप्स में, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। पहला है सब्जेक्टिव एंड दूसरा है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हम जो भी पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में समझते जाएंगे। तो पहली है वो है सिंप्लिसिटी। तो जब कहीं भी आप कॉस्ट सिस्टम को अप्लाई करें तो बहुत ही ईजी एंड सिंपल होना चाहिए ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जा सके और उसको यूज़ में लाया जा सके। ठीक है, सूटेबिलिटी टू द बिज़नेस। अब जो भी बिज़नेस होता है, आपको पता होगा कि हर एक बिज़नेस का जो नेचर होता है, टाइप्स होता है, वो डिफरेंट होता है ना। तो वहाँ पर सूटेबल होना चाहिए कि डिफरेंट बिज़नेस में डिफरेंट कॉस्ट सिस्टम अप्लाई हो। जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम आपने सुना होगा। ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट टाइप के बिज़नेस होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग आपने सुना होगा, जहाँ पे प्रोसेस के थ्रू किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ किया जाता है। ऐसे ही जो आपका कॉस्ट सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बिज़नेस। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बिज़नेस है वो अभी छोटा है लेकिन फ्यूचर में वो बड़ा हो सकता है। तो जब बिज़नेस छोटा था तो उस टाइम पे जो कॉस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, अगर उसको बड़ा करना हो बिज़नेस के साथ साथ तो भी उसमें आसानी से चेंजेस किए जा सकें, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इकोनॉमिकल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, आसानी से इसको अडॉप्ट किया जा सके, साथ ही साथ इसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, कंपैरेबिलिटी की बात करें तो आपको सभी को पता है कि जब भी आप कोई भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी करंट कॉस्ट को अपनी प्रीवियस कॉस्ट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ताकि जान पाएँ कि चीज़ें पहले कैसी थी और अभी के टाइम में कैसी हैं, कितनी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, पहले ज़्यादा खर्चा हो रहा था या अभी ज़्यादा खर्चा हो रहा है, अभी प्रॉफिट ज़्यादा है या पहले ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आप कैसे जान पाते हैं, जब आप कॉस्ट को कंपेयर कर पाते हैं। तो कॉस्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी करंट एंड प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें। ओके, मिनिमम ऑफिस वर्क की बात करें तो यहाँ पर ऑफिस वर्क से मतलब है कि जो पेपर वर्क हो वो कम से कम हो और आसानी से इस कॉस्ट सिस्टम को अप्लाई किया जा सके बिजनेस में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉम्प्ट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बच्चा शुद्ध, एक्यूरेट, है ना। एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कॉस्ट के बारे में वो कॉस्ट सिस्टम बिजनेस को प्रोवाइड कर सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मीन्स एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें। जो भी प्राइस या कॉस्ट है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन होना चाहिए कि हाँ इतनी कॉस्ट इस प्रोडक्शन पे आई है, इस तरह से वो एक्यूरेट तरीके से उसको बता सके। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट की बात करें तो हाँ, कॉस्ट सिस्टम ऐसा होना ही चाहिए कि आप आसानी से कॉस्ट को डिटरमिन कर सके कि हाँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जब प्रोडक्शन की जाएगी तो उस पर फ्यूचर में कितनी कॉस्ट आएगी, है ना। तो आसानी से उसको डिटरमिन करने में भी हेल्पफुल होना चाहिए। यूजेस ऑफ फॉर्म्स एंड प्रोफार्मस। देखिए सभी टाइप के बिज़नेस में क्या होता है, जो भी अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर डिज़ाइंड फॉर्म्स होते हैं, प्रोफार्मास होते हैं, तो उसको अप्लाई करना ईजी होना चाहिए। साथ ही साथ उसको अप्लाई करने के लिए क्या रूल्स हैं, है ना, उसको कैसे यूज़ करना है, ये पूरी गाइडलाइंस भी लिखी होनी चाहिए कि उस फॉर्म को या उस प्रोफार्मा को कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे फिल करना है, किस डिज़ाइन का है ना। ये सारी चीज़ें वो कॉस्ट सिस्टम डिफ़ाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट असर्टेनमेंट का मतलब है यहाँ पे कॉस्ट को निर्धारित करना। ठीक है, पर्टिकुलर जो कॉस्ट होती है आपकी कहाँ पे किस जगह से रिलेटेड है, वहाँ पर कितनी कॉस्ट आएगी,
इस चीज़ को डिसाइड करने में हेल्पफुल होना चाहिए कॉस्ट सिस्टम। साथ ही साथ अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, जो अननेसेसरी कॉस्ट है उसको रोकना है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको रोका जा सके, ऐसा होना चाहिए कॉस्ट सिस्टम। ठीक है। इफ़िशिएंट कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स की बात करें यहाँ पे बच्चों, तो हाँ, जो भी आपका इफ़िशिएंट कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स, प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन ऐसे तो होता नहीं, आप मटेरियल को यूज़ करके प्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है। तो अगर मटेरियल्स कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं या नहीं यूज़ हो रहा है, तो एक इफ़िशिएंट कंट्रोल होना चाहिए मटेरियल के यूज़ पे। ठीक है। और साथ ही साथ लेबर पर भी, जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो किस तरह से काम करके वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, जो भी आपने टारगेट डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें कैसे जान सकते हैं आप? कॉस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही जान सकते हैं, क्योंकि वहीं पे सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि कौन सा पर्सन या कौन सा वर्कर्स, कौन सा एम्प्लॉय कितना ज़्यादा अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल है ना। तो आप ये चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। ये कैसे पता चलता है? कॉस्ट सिस्टम में आप अकॉर्डिंग टू लेबर, अकॉर्डिंग टू पर्सन, आप उनके टाइम, उनकी सैलरी, उन्होंने कितना वर्क टाइम कहाँ पर स्पेंड किया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिफ़ाइन होती हैं। तो वो आसानी से बता पाते हैं कि हाँ, ये पर्सन यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा अकाउंटेबल है। ठीक है। फिर है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है। तो जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा जिम्मेदार हैं अपने काम के प्रति, ये चीज़ हो गई। साथ ही साथ जब आप कॉस्ट, आपको पता है ज़्यादातर जो कॉस्ट या जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये जो 2 टाइप्स ऑफ सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इसमें क्या होता है कि कभी कभी दोनों ही सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंसेस शो होते हैं, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ और अमाउंट शो हो रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ और अमाउंट शो हो रहा है, उसका प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, उसका प्रॉफिट कुछ और आ रहा है। तो इन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि उसको रिकॉन्सिल करने के लिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉन्सिलेशन भी किया जाता है। तो ऐसा होना चाहिए कॉस्ट सिस्टम, ताकि वहाँ पर भी ये ज़्यादा हेल्पफुल हो इस केस में भी। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट्स रोल डिफाइंड। देखिए, अकाउंटेंट डिफरेंट टाइप्स, इनकम टैक्स अकाउंटेंट होते हैं, है ना, फाइनेंशियल अकाउंटेंट होते हैं, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटेंट भी होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का जो रोल है वो डिफाइन होना चाहिए कि उसका क्या रोल है, किस तरह से उन्हें अकाउंटिंग का काम करना है, कहाँ पर उन्हें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। ठीक है। मीन्स वर्क टाइम उनका क्या होगा, किस तरीके से वो ये जो कॉस्ट अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन करके रखेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन होनी चाहिए पहले से। साथ ही साथ वो जो अकाउंटेंट है उनका जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो डिफ़ाइन होना चाहिए। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि एक आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स के। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर हमारे नए विजिटर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।